तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम रेमी और उसके मॉम डैड को देखते हैं, जो मार्स यानी मंगल ग्रह पर एक छोटी सी शटल बस्ती में रहते हैं। दरअसल अब धरती रहने लायक नहीं बची है, वहाँ पर बहुत ही कम लोग बचे हैं और जो बचे हैं उन्हें दूसरे ग्रह पर भेजा जा रहा है। रेमी के माता पिता को भी एक अंतरिक्ष यान के जरिए दूसरे ग्रह की ओर रवाना किया गया था, लेकिन रास्ते में उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में खराबी आ गई और मजबूरी में उन्हें वीरान मंगल ग्रह पर उतरना पड़ा। तब से वे इस छोटे से इलाके में रह रहे हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ से धूल और चट्टानें हैं। यहाँ जीना बेहद ही ज्यादा मुश्किल है और उन्हें ये तक नहीं पता है कि इस ग्रह पर उनके अलावा कोई और इंसान भी मौजूद है। यहाँ ये लोग एक आउटपोस्ट में रहते हैं ताकि वो बाहर के पॉइजनस एटमॉस्फेयर से सुरक्षित रह सके। उनके पास एक ग्रीन हाउस है जहाँ ये लोग सब्जियां उगाते हैं और एक पोल्ट्री फार्म भी है जहाँ कुछ जानवर रहते हैं। इन्हीं साधनों के साथ ये तीनों अपना जीवन बिता रहे होते हैं। रेमी को उसके माता पिता खुद ही पढ़ाते हैं। एक दिन रेमी अपने पिता से पूछती है कि क्या धरती जैसी कोई और जगह है। उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि धरती अब सिर्फ किताबों में है, अब हमारा घर यही है। वो कहते हैं कि समय के साथ अब यहाँ पर और भी लोग आकर के बसेंगे, लेकिन रेमी की मंगल ग्रह को और अच्छी तरीके से तलाशने की जिज्ञासा होती है और उसके माता पिता ने उसे घर से ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं दी है, इसीलिए वो घर के पास ही अकेले खेला करती है। एक दिन रेमी अपने माता पिता को बातें करते हुए सुनती है और उसके पिता को शक होता है कि वह उनके आसपास और कोई भी मौजूद है। अगले दिन जब रेमी उठती तब वो किचन की खिड़की पर बड़े बड़े अक्षरों में लीव लिखा हुआ देखती है। ये देख कर के रेमी बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी जाकर के अपने मॉम डैड को बताती है। उसके पिता राइफल लेकर के आसपास तलाशने लगते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर कौन है जिसने ये लिखा है। रेमी की माँ भी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर के छुप जाती है। तभी रेमी के पिता को कुछ दूरी पर 3 लोग दिखाई देते हैं जो इन्हें देख करके छुप रहे होते हैं। उन्हें देख करके रेमी के पिता जोर से चिल्ला करके कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता है। रेमी के माता पिता घर के अंदर रह करके निगरानी करने लगते हैं। रेमी को लगता है कि अब वो लोग चले गए हैं, इसीलिए वो बिना बताए अपने फार्म में मौजूद जानवरों को देखने के लिए जाती है। लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता है कि रेमी घर पर नहीं है तो वो बाहर आकर के उसे आवाज लगाने लगती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर के रेमी अंदर आने लगती है। तभी वो 2 लोग जिन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ होता है वो बाहर निकलते और रेमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी रेमी के पिता राइफल लेकर के बाहर आते हैं और उनमें से एक आदमी को गोली मारते हैं, जिससे वह आदमी गिर करके मारा जाता है। दूसरा आदमी रेमी को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी माँ समय रहते उसके ऊपर हमला कर देती है, उसे जमीन पर गिराकर चाकू से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर रेमी की माँ अपनी बेटी को लेकर के जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। तभी रेमी के पिता पर चट्टान के ऊपर से तीसरा आदमी फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पैर पर गोली मार करके उसे घायल कर देते हैं, मगर वो आदमी भाग करके कहीं छुप जाता है। रेमी के पिता अपनी पत्नी और बेटी को घर के अंदर रहने के लिए कहते हैं और उस तीसरे आदमी को ढूंढ करके खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब रेमी की माँ और बेटी घर से बाहर आती है और उसकी माँ मरे हुए लोगों से हथियार निकाल करके जमा करने लगती है, वो देखते हैं कि मरे हुए लोगों में एक लड़की भी शामिल है। फिर दोनों वापस आउटपोस्ट के अंदर वापस आ जाते हैं और रेमी की माँ उसके पिता के लौटने का इंतजार करने लगती है, लेकिन शाम से रात हो जाती है और रेमी के पिता अब तक वापस नहीं आए होते हैं। इससे रेमी के पिता बेचैन हो जाते हैं। अगली सुबह तक भी जब रेमी के पिता वापस नहीं आते हैं तब उसकी माँ हथियार लेकर के अपनी बेटी के साथ बाहर जा करके उन्हें ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन तभी उनके आउटपोस्ट के अंदर वही तीसरा आदमी घुस आता है जिसे रेमी के पिता ने उसके पाँव में गोली मारी थी और जिसे वो मारने के लिए गए थे। और इस आदमी ने रेमी के पिता को मार दिया था। अब वो बंदूक ताने हुए उनके ऊपर खड़ा हुआ होता है, जिससे रेमी और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इस आदमी का नाम जेरी होता है और वह उनसे कहता है कि यह आउटपोस्ट तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म यही हुआ था और मेरे माता पिता यही रहते थे और तुम लोगों ने उन्हें मारकर के जगह पर कब्जा कर लिया। जेरी कहता है कि इसीलिए मैं अब यहीं रहूंगा, क्योंकि मैं कई मील का सफर तय करके यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ जेरी रेमी और उसकी माँ से कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ से जा सकती हो, लेकिन फिर वो रुक कर के कहता है कि बाहर रहने लायक कोई भी जगह नहीं है। इस पर जेरी कहता है कि अगर तुम दोनों मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। ये सुनकर रेमी की माँ अपनी बेटी को लेकर के आउटपोस्ट से बाहर निकल जाती है और एक जगह पे जाकर के छुप जाती है। रेमी अपनी माँ से कहती कि हमें ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ जानती कि बाहर और कोई भी आउटपोस्ट नहीं है, इसीलिए वह नीचा से वापस आउटपोस्ट में लौट आती है। जब जेरी आउटपोस्ट से बाहर होता है तब रेमी की माँ किचन से चाकू लेकर के छुप जाती है।
ताकि मौका मिलने पर वो उस पर हमला कर सके। लेकिन जब जेरी पास आता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी जेरी खुद को बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है और रेमी की मां पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मुझे खुद को साबित करने के लिए 30 दिन दो। अगर 30 दिन बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो तो मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला जाऊंगा। तभी रेमी की माँ धीरे से कहती है कि मुझे अपने पति को दफनाना है। इसके बाद रेमी अपनी माँ और जेरी के साथ अपने पिता को दफना देती है और जेरी भी अपने साथियों को दफना देता है। रेमी और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। रेमी की माँ अपने पति को खोकर के पूरी तरीके से कूट चुकी होती है, इसीलिए वो अब अपने पति के खूनी के साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन उसे अब अपनी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता है कि इस गिरह पर और भी आउटपोस्ट है या नहीं। इसलिए वो मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर के जेरी के साथ उसी आउटपोस्ट में रहने लगती है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। इस दौरान रेमी और उसकी माँ जेरी से कोई भी बात नहीं करती है। रेमी की माँ घर का सारा काम करती है, जबकि जेरी बाहर के कठिन कामों को संभालता है। इसी बीच रेमी को जेरी के बैग से एक ऑक्सीजन मास्क मिलता है, जिसे वो छुपा करके रख देती है। उसे एक लड़की का स्केच भी मिलता है, जिसे रेमी की माँ ने रेमी को बचाने के लिए मार दिया था। एक दिन रेमी की माँ स्टोर रूम से एक बॉक्स निकाल करके नीचे रखती है, तभी वो खुद ही चलने लगता है। दरअसल वो एक एडवांस एआई पेड रोबोट होता है जो लोगों की बातों को समझ सकता है। उसे देख करके रेमी उसे छूने लगती है। ये देख करके उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन तभी जेरी कहता है इससे कोई भी खतरा नहीं है। रेमी का यहाँ पर और कोई भी दोस्त नहीं होता है। उसे उस रोबोट के रूप में एक दोस्त मिल जाता है जो उससे बातें करता है और उसके साथ में खेला करता है। इससे रेमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रात में रेमी की माँ आउटपोस्ट के बाहर बैठी हुई होती है और अपने पति को याद कर रही होती है। तब जेरी उसके पास आता है और पूछता है तुमने मेरे माता पिता को क्यों मारा। इस पर रेमी की माँ बताती है कि हम सब पहले धरती पर रहते थे, लेकिन वक्त के साथ वो जगह अब रहने लायक नहीं रही है। वहाँ सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया, इसीलिए इंसानों को नए ग्रह की तलाश में भेजा जाने लगा। हमें भी स्पेस क्राफ्ट से दूसरे ग्रह पर भेजा गया, पर जब हम जा रहे थे तब रास्ते में हमारा स्पेस क्राफ्ट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो गया और मजबूरी में हमें इस वीरान से मंगल ग्रह पर उतरना पड़ा। रेमी की माँ आगे बताती कि हम काफी देर तक भटकते रहे, फिर हमें ये आउटपोस्ट दिखा। जब हम अंदर आए तो तुम्हारी माँ पहले से मरी हुई थी और तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ पर रुकने दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और पृथ्वी से मैं अपने पति के साथ आई हूँ तो उन्होंने मुझ पर बंदूक तान दी, तो मैंने अपने आप को बचाते हुए तुम्हारे पिता को मार दिया और तब से मैं इस आउटपोस्ट में रह रही हूँ। जेरी रेमी को बताता है कि मेरे पिता एक साइंटिस्ट थे। उन्हें पहले यह अंदाजा हो गया था कि धरती अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली है, इसीलिए उन्होंने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और अब मंगल ग्रह पर चले गए और यहाँ पर उन्होंने अपना घर बना लिया। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बोर हो गया, इसीलिए एक दिन मैंने कुछ ऑक्सीजन मास्क और हथियार उठाए और चुपचाप ये घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस वीरान जगह पर हम अकेले नहीं है और कहीं ना कहीं कोई और जरूर है। और इसी जगह की तलाश में मुझे एक बस्ती दिखी जहाँ कुछ लोग रहते थे और मैं वहाँ उनके साथ रहने लगा। ये सब कुछ जानने के बाद जेरी रेमी की माँ से काफी अच्छी तरीके से बात करने लगता है। धीरे धीरे रेमी की माँ और जेरी की बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। दरअसल जब जेरी की बस्ती तबाह हुई तब वो अपने गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ा और जेरी का हमेशा से ही मानना था कि पॉपुलेशन को बढ़ाना इंसानों का असली मकसद है। और जब उसे अपने घर में कुछ अनजान लोग दिखे तो उसने उन्हें मारकर वहाँ पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस हिंसा की कीमत उसे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई और उसके दोस्त भी एक एक करके खत्म हो गए। गुस्से और नफरत से भरे जेरी ने फिर रेमी के पिता को मार डाला और रेमी की माँ के साथ रहने लगा, क्योंकि अब उसकी प्लानिंग कुछ और थी। क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी थी, वो अब रेमी की माँ को धीरे धीरे अपने झूठे प्यार में फंसाने लगा ताकि वो उसके करीब आ सके और उसके लिए बच्चे पैदा कर सके। और रेमी की माँ धीरे धीरे जेरी के उस जाल में फंस भी रही थी, लेकिन ये चीज रेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके मन में अब भी ये बात बैठी हुई होती है कि जेरी उसके पिता का खूनी है। गुस्से में रेमी अपना सामान उठाती और बिना किसी को बताए आउटपोस्ट से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे रोबोट भी आता है, लेकिन रेमी उसे वापस भेज देती है। रेमी को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि उसे आगे कहाँ पर जाना है, लेकिन वो बस चलती रहती है। तभी उसे पता चलता है कि जहाँ पर वो रह रहे थे वो इलाका एक बड़े कांच जैसे ढके हुए घेरे के अंदर है, यानी बाहर की जहरीली हवा और दूर से उस जगह की पूरी तरह से सुरक्षित है। उस घेरे के अंदर या बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक चैम्बर। जब रेमी को चैम्बर देखता है तो वो उसका दरवाजा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है। ये जगह एक टनल जैसी होती है और अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। रेमी अपने साथ लाई हुई टॉर्च से रास्ता रोशन करते हुए
आगे बढ़ती है। तभी उसे टनल के आखिरी छोर पर उसे रोशनी दिखती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मंगल ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए जहरीला होता है। अगर कोई इस घेरे से बाहर जाएगा तो उसे ऑक्सीजन मास्क पहनना जरूरी है, वरना जान बचाना नामुमकिन है। लेकिन रेमी के पास कभी मास्क नहीं होता है, इसीलिए सांस की कमी से वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो वापस आउटपोस्ट में होती है। तभी उसे पता चलता है कि जेरी उसे बचा करके वापस लाया है। तब जेरी उसे कहता है कि बाहर जाने का कोई भी फायदा नहीं है। रात में जेरी अपना ऑक्सीजन मास्क जला देता है ताकि रेमी और उसकी माँ यहाँ से भाग ना सके, और जेरी रेमी की माँ का भरोसा जीतने में लगा था ताकि वो उसके साथ में रिलेशन बना सके। अब ऐसे ही 30 दिन बीत जाते हैं और रेमी की माँ को जेरी पर भरोसा होने लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है। पर रेमी को अपनी माँ को जेरी के साथ देख करके बहुत ही ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो और जेरी के साथ में नहीं रहना चाहती। गुस्से में रोते हुए रेमी स्टोरेज रूम के अंदर जाकर के खुद को बंद कर लेती है। ये देखकर के रेमी की माँ उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन रेमी चीखते चिल्लाते हुए कहती कि मुझे आपसे नफरत है क्योंकि आपने मेरे पिता को बोलकर के जेरी के साथ रहने का फैसला कर लिया। ये सुनकर के रेमी की माँ अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है और वो अपनी बेटी को खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो जेरी की बंदूक उठाती है और उसे मारने का फैसला करती है। वो जेरी पर बंदूक तान देती है और ट्रिगर दबाती है, लेकिन वो बंदूक खाली होती है क्योंकि जेरी बहुत ही चालाक होता है। उसने बंदूक से पहले गोलियां निकाल दी होती है। ये देखकर के रेमी की माँ चाकू लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जेरी उसे रोकने की कोशिश करता है। तब इन दोनों के बीच झड़प होती है और जेरी की बात जब रेमी की माँ नहीं मानती है तब वो उसे मार देता है। ये देखकर के रेमी चीखते हुए डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी जेरी उसे पकड़ लेता है और धीरे से कहता है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। इसके बाद जेरी रेमी की माँ को दफना देता है। रेमी यहाँ पर काफी ज्यादा उदास और अकेली रहती है और ज्यादातर समय अपने फार्म और रोबोट के साथ बिताती है और जेरी से बहुत ही ज्यादा कम बात करती है। वो अपने माता पिता के कातिल के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए अब वो यहाँ से निकलना चाहती है। लेकिन जेरी जो अपनी गर्लफ्रेंड फिर रेमी की माँ के साथ मिलकर के पॉपुलेशन जो बढ़ाना चाहता था, पर अब वो दोनों ही नहीं है। पर जेरी जब देखता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अब उसके पास रेमी एकमात्र विकल्प है, इसलिए वो रेमी से अच्छे से बात करने लगता है। जेरी उसे समझाता है कि उनके पास यहाँ पर सब कुछ है, इसीलिए उसे यहीं पर रहना चाहिए, और अगर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है तो अगले 1 या 2 दिन में उसकी भी मौत हो जाएगी। लेकिन रेमी इस जगह से निकल कर के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब रेमी बड़ी हो चुकी थी। इसकी उम्र अब 20 साल हो गई होती है। फिर एक दिन जेरी को लगता है कि रेमी बच्चे को देने के लिए अब तैयार है, इसीलिए वो उसके करीब आने के लिए उसकी माँ का एक स्केच गिफ्ट करता है। ये देख करके रेमी जेरी के कंधे पर सर रख करके अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगती है। जेरी उसे संभालने की कोशिश करता है और फिर उसे किस कर लेता है, पर ये चीज रेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो वहाँ से उठ करके अपने कमरे में चली जाती है। पर जेरी उसके पास आकर के कहता है कि हमारे इस ग्रह में अब कोई भी नहीं बचा है, इसलिए हमें बच्चे पैदा करके जनसंख्या को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन रेमी कुछ भी नहीं करना चाहती। रेमी के पास एक ऑक्सीजन मास्क होता है जो उसने बचपन में जेरी के बैग से चुराया होता है। अब वो यहाँ से भागने की योजना बना रही होती है, पर तभी जेरी को वो ऑक्सीजन मास्क मिल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि रेमी अब यहाँ से भागने वाली है, इसलिए वो गुस्से में मास्क को जलाने के लिए बाहर जाता है। तभी रेमी उसे रोकने के लिए उसके पीछे आती है और कहती कि तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रोक सकते। तभी जेरी मास्क को आग के हवाले कर देता है और इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी जेरी रेमी को गुस्से में धक्का दे देता है जिससे वो गिर करके बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बिस्तर पर बंधा हुआ पाती है और जेरी उसे उसकी बात मानने के लिए कहता है, पर रेमी इनकार कर देती है। मगर जेरी बहुत ही ज्यादा बदमाश होता है। वो अब किसी भी हाल में पॉपुलेशन को बढ़ा करके यहाँ पर एक बस्ती बसाना चाहता है। जब रेमी उसकी बात नहीं मानती तब जेरी उसको मारने लगता है और उसके साथ में गलत करने की कोशिश करता है। तभी रोबोट वहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर ड्रिलिंग अटैचमेंट से जेरी की गर्दन पर हमला करता है, जिससे जेरी की गर्दन से खून निकलने लगता है। जेरी गुस्से में कमरे से बाहर जाकर के रोबोट को शूट कर देता है, जिससे अब रोबोट काम करना बंद कर देता है। फिर जेरी खुद की मरहम पट्टी करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। उधर रेमी किसी तरीके से खुद को आजाद कर लेती है और जेरी की बंदूक लेकर के उसके पास पहुंचती है और उसे गोली मार देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद रेमी जेरी की लाश को दफना देती है और फिर रोबोट को ठीक करने में लग जाती है। काफी मेहनत करने के बाद वो रोबोट को फिर से काम करने लायक बना लेती है। फिर रेमी अपने लिए एक नया ऑक्सीजन मास्क बनाती है। इसके बाद वो रोबोट को बस्ती की जिम्मेदारी सौंप देती है और नए लोगों को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। और इस सीन के साथ ही कहानी शेडलर सीन पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी
करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।